वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 387 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस पेपर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें और उसमें करंट अफेयर्स के भी होंगे और जीएस के भी। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, पूछ रहा है। लैंगिक विकास सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा मृत्यु सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो लैंगिक विकास सूचकांक है, लैंगिक असमानता सूचकांक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा मृत्यु सूचकांक नहीं है। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित सूचकांक जो है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है कौन कौन से? असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट जो है वो वर्ष 1990 से जारी की जाती है, जिसे मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाया है। और यह मानव विकास रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित की जाती है, यूएनडीपी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है, कौन सा स्टेट भारत का रेड कॉरिडोर के अंतर्गत नहीं आता है? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आता पश्चिम बंगाल भी, तेलंगाना भी, झारखंड भी, उत्तर प्रदेश नहीं आता। भारत में रेड कॉरिडोर जो है वो मध्य पूर्व और दक्षिणी भारत के क्षेत्र में है, जिसे रेड जोन भी कहा जाता है। निम्नलिखित राज्य हैं जो रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और उड़ीसा। यूपी इसमें नहीं है और उत्तराखंड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति पक्ष के उपायों को लागू करने में सरकार की प्राथमिक चिंता जो है वो क्या है इनमें से? देखिए, सरकार की प्राथमिक चिंता है व्यापारियों द्वारा जमाखोरी और कालाबाजारी को कैसे रोका जाए। सरकार जो है वो खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति पक्ष के उपायों का उपयोग करती है, जो मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की कमी अथवा व्यापारियों द्वारा जमाखोरी के कारण होता है। इस तरह के उपाय मानसून के मौसम में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में प्रभावी हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन उपायों का ध्यान अक्सर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादकों का समर्थन करने के बजाय उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों से बचाने पर होता है। हाल ही में किस देश के सहयोग से एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना की घोषणा की गई है, जिसे गेलेफू प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है? भूटान, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हाल ही में भूटान के राजा ने असम के साथ अपनी सीमा 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना की घोषणा की और इस प्रोजेक्ट को गेलेफू प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला आर्थिक गलियारा होगा। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए, हाल ही में चर्चा में रहा गेलेफू प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच? भारत और भूटान। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किस नदी को सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है? सिंधु यानी इंडस, तीस्ता, नर्मदा, सतलुज। सिंगी खंबन के नाम से जानी जाती है इंडस रिवर, सिंधु नदी। प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिंधु नदी डी। तो सिंधु नदी प्रणाली के बारे में बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। इसे सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है और यह कैलाश पर्वत श्रृंखला में तिब्बती क्षेत्र बोखरचू के पास एक ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबन यानी शेर का मुंह के नाम से जाना जाता है। और सिंधु भारत में केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह जिले से होकर बहती है। और सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां सतलज, रावी, झेलम, चेनाब और व्यास हैं। जो चेनाब है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा। नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा जुआरी ब्रिज किस राज्य में स्थित है?
ज्वारी ब्रिज स्थित है गोवा में, क्योंकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल ब्रिज है। गोवा का ज्वारी ब्रिज जो है हाल ही में पूरी तरह से चालू हो गया, इसलिए न्यूज़ में है ये। और यह मडगांव पणजी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोर्टालिम गांव में ज्वारी नदी पर स्थित है। और यह ज्वारी नदी पर 13.20 किलोमीटर लंबा 8 लेन का पुल है। और यह भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। ठीक है। लक्ष्मण झूला अगर आपने देखा हो, वो तो छोटा से ही पुल है, वो भी केबल आधारित पुल है, लेकिन इसकी लंबाई देखिए 13.20 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें 4 प्रस्तावों स्वशासन यानी स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया था? नौरोजी गोखले, रास बिहारी घोष, AC मजुमदार। हिस्ट्री का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिसमें 4 प्रस्ताव स्वशासन यानी स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया था। पॉलिटी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 3 से संबंधित नहीं है? देखिए 3 में क्या है, अपने हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, सार्वजनिक फांसी, ध्वनि प्रदूषण, कैदी को जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। ये अनुच्छेद 19 के कुछ अधिकार हैं नागरिकों के लिए। लेकिन समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में यानी आर्टिकल 44 में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 36 से लेकर 51 में राज्य की नीति निषेध सिद्धांत दिए हैं, उसी में 44 में दिया है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता शब्द का भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य जो है पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, यानी फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें। और भाग 4 में है अपने राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए वैश्विक स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो फिलीपींस के मनीला में है, लेकिन यूपी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो वो है वाराणसी में। बी है इसका आंसर। तो 24 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने वाराणसी के चांदपुर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था। और इस केंद्र में विश्व भर की उन्नत किस्म के चावल को लेकर शोध होते हैं। और एडिशनल है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वो है फिलीपींस के मनीला में। 10वां प्रश्न है इकोनॉमिक्स का, बैंकिंग में गैर निष्पादित परिसंपत्ति की क्या भूमिका है? बैंकों के लिए मुनाफा पैदा करना इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आर्थिक वृद्धि में योगदान करना, बैंकों की वित्तीय स्थिति का संकेत देना, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। बैंकिंग में गैर निष्पादित परिसंपत्ति की भूमिका है बैंकों की वित्तीय स्थिति का संकेत देना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी NPA वे ऋण हैं जिन्होंने बैंकों के लिए आय प्राप्त करना बंद कर दिया है, और वे किसी बैंक के वित्तीय स्थिति का संकेतक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उपभोक्ता अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस को किस अधिनियम के तहत स्वीकृति मिली थी? बताइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003। ये तो हो नहीं सकता, A, B या C में से इसका आंसर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भी नहीं है, इसका आंसर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, B। तो उपभोक्ता अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाता है। और इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली थी। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं का दोषपूर्ण वस्तुओं, लापरवाह सेवाओं एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं से संरक्षण करना।
करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही फेम इंडिया चरण 2 योजना किस मंत्रालय के तहत स्थापित की गई है? फेम इंडिया का चरण 2 योजना, यह है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो फेम इंडिया चरण 2 भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण 2 है, यानी फेम इंडिया चरण 2 देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की एक योजना है, और यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मुद्दों को हल करने में मदद करेगी। और मिनिस्ट्री कौन सी है? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसन रोग या हैंसन डिसीज के नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग, हृदय आघात, स्वाइन फ्लू या डायबिटीज? हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है कुष्ठ रोग। बी है इसका आंसर। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है। एक ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुष्ठ रोग किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से? तो बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और यह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी उम्र में होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में खबरों में रहा पोग बांध झील वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पोक डैम झील यह है हिमाचल में, नदी रावी है, और वन्यजीव अभ्यारण्य भी हिमाचल में होगा। तो पोक डैम, डैम यानी बांध, पोक बांध झील वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, और यह लगभग 307 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। पोक बांध झील को नवंबर 2002 में रामसर साइट भी घोषित किया गया था। मिशन कर्मयोगी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? मिशन कर्मयोगी क्वेश्चन नंबर 15 सिविल सेवा में व्यापक सुधार से। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, विगत दिनों में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों के लिए एक नए व्यापक सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य है भारत सरकार में व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियागत स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र में बदलाव करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है उसी का ये एडवांस रूप है, या उसी के बगल में ये एक और गैस पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। निम्नलिखित में से किन देशों के बीच की ये गैस पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन परियोजना है? यह है रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 नामक ऊर्जा निर्यात परियोजना के तहत बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस से जर्मनी तक लगभग 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन का निर्माण करना है। इस परियोजना का निर्माण पहले से ही निर्मित नॉर्ड स्ट्रीम के साथ साथ किया जाएगा। ठीक है, यानी एक जो पाइपलाइन पहले से ही है उसी के साथ साथ एक और पाइपलाइन जाएगी, जिससे बाल्टिक सागर के माध्यम से प्रतिवर्ष 110 बिलियन क्यूबिक मीटर तक गैस की मात्रा दोगुनी हो जाएगी। इस परियोजना का जो प्रस्तावित मार्ग है वो 3 अन्य देशों से फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क के प्रादेशिक जल विशेष आर्थिक क्षेत्र से होकर गुजरेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में परिवर्तित हो गया? बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा है प्रश्न, और इसका आंसर बताइए क्या है? 1925 नहीं है, 1931 नहीं है, 1929 भी नहीं है, 1928 इसका आंसर है, 1928। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में परिवर्तित हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी कौन सी नोडल एजेंसी या मंत्रालय करता है या करती है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नाबार्ड, नीति आयोग? ये इनमें से कोई नहीं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी करता है नीति आयोग। ये है इसका आंसर। भारत में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी नीति आयोग द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में खबरों में रही एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी स्थित है? बॉलीवुड मूवीज में, सीरियल्स में कई बार जिक्र हुआ है इसका, न्यूज़ में। यह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में धारावी।
धारावी क्या है? धारावी जो है एशिया में झुग्गी वस्तुओं का सबसे बड़ा समूह है। यह मुंबई के ठीक मध्य में स्थित है। 300 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें से 240 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार ने परियोजना हेतु अधिसूचित किया है। 20वां प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में 3 कथन है यहाँ पर। कौन सा इसमें गलत है? अगर तीनों सही होंगे तो आंसर डी दिया जाएगा। हाल ही में साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 में 24 भाषाओं में प्रदान करने की घोषणा की। हाल ही में साहित्य अकादमी ने वर्ष 2024 में 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। पुरस्कार छूट गया है। पुरस्कार के लिए पात्र लेखक की नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। ठीक है। और 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की एक राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 1954 में स्थापित हुई थी। बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो जाता। 23 में 24 भाषाओं में दिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। और भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सारे के सारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, तो डी आंसर हम देंगे इसका। तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, कोई भी असत नहीं है, क्योंकि सारे सत्य हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की। और इस वर्ष पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना शामिल है। ठीक है। ये नंबरिंग कभी नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, याद रखिएगा। ये अगर पूछ लेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। और पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए कुछ मानदंड हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लेखक की नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। पुरस्कार के लिए पात्र पुस्तक या कार्य का उस भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए जिससे वह संबंधित है। जब 2 या 2 से अधिक की पुस्तकों के लिए समान योग्यता पाई जाती है तो पुरस्कार घोषित करने के लिए लेखकों के कुल साहित्यिक योगदान और स्थिति जैसे कुछ मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद ही उन 2 में से एक को चुना जाता है। तो ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।